लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसडीएलसी से रिलेटेड पोर्शन को। इसमें हम दो टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमारा सिस्टम डिजाइन स्टेज है, जिसको कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सिस्टम डिजाइन स्टेज क्या होता है, तो हमने इससे पहले फिजिबिलिटी स्टेज हमने पढ़ा है। फिजिबिलिटी स्टेज में हमने एक कंसेप्चुअल सॉल्यूशन को लिया कि हाँ, इस सॉल्यूशन को लेके हमें आगे बढ़ना। तो जो कंसेप्चुअल सॉल्यूशन हमें मिला, इसको हम क्या करते हैं, वर्केबल सॉल्यूशन में, मतलब कि जो फंक्शनल रूप में फंक्शनल सॉल्यूशन होगा, उस रूप में हम कंसेप्चुअल सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सिस्टम डिजाइन स्टेज यही है। और जो कंसेप्चुअल सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ है, वो फर्दर स्टेजेस जैसे कि आगे हमारा डिटेल डिजाइन स्टेज होगा या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होगा, उसके लिए ये एक तरह से फीड का काम करेगा, एक तरह से इनपुट का काम करेगा। तो ये हमारा सिस्टम डिजाइन स्टेज होता है। मतलब ये कि दिस फेज विल ट्रांसलेट द प्रपोज्ड कंसेप्चुअल सॉल्यूशन एज विच इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द फिजिबिलिटी स्टडी स्टेज into a workable solution which is ready for the further stages as detailed design or and implementation stage. This stage जो सिस्टम डिजाइन स्टेज है विल रिक्वायर, इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या चीज़ है, तो द प्रिपरेशन ऑफ ए सिस्टम आउटलाइन, एक सिस्टम आउटलाइन के प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि फ्लो चार्ट हो, सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो, आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, प्रिलिमिनरी फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल इनपुट्स हो, आउटपुट्स, जो फाइल यूज किया जा रहा है या जो फाइल आउटपुट के रूप में आएगा, इन सब चीज़ों के लिए एक सिस्टम आउटलाइन प्रिपरेशन होना चाहिए। और इसके लिए जो यूजर्स है, जिस यूजर को यूज करना है सिस्टम, जिसके लिए हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसके साथ एक लाइजन होना चाहिए कि हाँ, हमें जो रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से हमने सिस्टम आउटलाइन प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है। इसमें एक ओवरव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स, जो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, इसका एक ओवरव्यू होना चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए कि जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए डेवलप किया जा रहा है, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए जो प्रपोज सिस्टम है, वो जो भी यूजर रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई करने वाले हों। ये चीज़ हमें ओवरव्यू करना चाहिए। तो किस चीज़ का, जो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है या ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उनका ओवरव्यू होना चाहिए। सप्लायर्स के लिए फैसिलिटीज़ एंड जॉब स्पेसिफिकेशन का सिलेक्शन हो, एक आउटलाइन हो किस चीज़ का, जो भी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो जनरल डिज़ाइन है वो मीट कर रहा हो ऑल सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स दैट हैव बीन डिटरमाइंड। ओके, मतलब कि जो भी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है उसका एक आउटलाइन होना चाहिए, जो ये इंश्योर करे कि जनरल डिज़ाइन जो भी हमने तैयार किया है या जो हम तैयार करने वाले हैं, वो मीट कर रहा हो सिस्टम ऑब्जेक्टिव को, जो कि डिटरमाइन किया जा रहा है। The revised cost, time estimates and other criteria relating to future phases for management approval। और एक चीज़ ये है कि हर स्टेज में, चूँकि ऐसा नहीं है कि हमने एक बार जो एस्टिमेट अर्लियर शुरू में बना लिया कि ये एस्टिमेट होगा, ऐसा नहीं। वो हर फेजेज में हमें एस्टिमेट जो है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, घटने का तो चांस कम ही होगा। तो सीधा इन सिंपल हम कहेंगे कॉस्ट है या टाइम, कितने टाइम लिमिट में वो तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ें रिवाइज हो जाता है और होते रहता है, संभावना रहती ही है। तो जो भी रिवाइज्ड कॉस्ट है या टाइम एस्टिमेट्स है या अदर क्राइटेरिया है, जो कि फ्यूचर फेजेस से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो उसके मैनेजमेंट के अप्रूवल भी होने चाहिए। बात कर लेते हैं इसके ऑडिट ऑब्जेक्टिव की। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव में हम वही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या है, ये इंश्योर करना कि जो जनरल डिज़ाइन है सिस्टम का, ठीक है, एक्सपेंड्स ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हमने जो किया उसी को लेकर के हम जनरल डिज़ाइन में क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूस ए फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ कंसेप्चुअल था, यहाँ पे हमें फंक्शनल डिस्क्रिप्शन या फंक्शनल वे में आगे बढ़ना है। फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनुअल एंड ईडीपी प्रोसेसर। तो सिस्टम डिजाइन स्टेज में क्या होता है, फंक्शनल वे में कोई चीज़ आ जाता है, और फिजिबिलिटी स्टडी में क्या था, वो कंसेप्ट में था कि इस कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ना है ना।
and devices and overall system design that can be used to obtain a commitment for detailed design। और जो भी इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया था कि ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, तो उस हिसाब से ये डिज़ाइन होना चाहिए। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव में यही चीज़ को फोकस करना चाहिए, इन सब चीज़ों को। तो इसके अंतर्गत क्या क्या क्रॉस चेक होना चाहिए, क्या क्या चीज़ ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना चाहिए, तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें ये चीज़ चेक करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने किसी सिस्टम डेवलपमेंट मैथडोलॉजी एंड फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है कि नहीं, किस चीज़ के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी प्रोसेस है वो ठीक ठाक हो, और उसमें अप्रोप्रिएटली इन सब चीज़ों को एड्रेस किया गया है कि नहीं। जो सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी या फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, उसमें इन सब चीज़ों को अप्रोप्रिएटली एड्रेस किया गया है कि नहीं। जो सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड इशूज़ हैं, जैसे कि इनपुट से प्रोसेसिंग, आउटपुट, इंटरनल कंट्रोल, सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी, रेस्पॉन्स टाइम, रिपोर्टिंग, चेंज कंट्रोल, ईटीसी, इन सब को एड्रेस किया गया है कि नहीं किया गया। दूसरा चीज़ है हमारा सिस्टम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। सिस्टम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाना चाहिए और रिलीज किया जाना चाहिए। इसमें हम एक पार्ट 2 इसका वीडियो भी लेके आएंगे, जिसमें हम कुछ मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम एक आउटलाइन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ हमारा क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया है कि नहीं किया है। दूसरा, एक सिस्टम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए और उसको रिलीज किया जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज़ चेक करना। साथ ही साथ इसमें जो हमारा सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक किया जाना चाहिए। जो ये डॉक्यूमेंट्स है उसको स्टीयरिंग कमेटी या साइन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ चेक करना। और जो भी एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड ऑफ द कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, ये यहाँ पर ये भी चीज़ देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर ऐसा कुछ अप्रूवल है या कुछ ऐसा मतलब एक्सेप्टेंस है कि हमको फर्दर कंटिन्यू करना है प्रोजेक्ट को आगे या नहीं। और ये उसमें कुछ ऐसा भी है कि यदि एक्सेप्टेंस कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो तो लेटर स्टेजेस के लिए क्या फॉलोअप उसमें दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करना है। जो डाटा डायरेक्टरी है उसको तैयार किया गया है कि नहीं और अपडेटेड है कि नहीं, ये चीज़ चेक करना। ये चीज़ इसमें चेक करना कि जो स्किल ऑफ द स्टाफ बीइंग एम्प्लॉयड ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब कि जिस स्टाफ को एम्प्लॉय किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट पे, क्या वो उस स्टेज पे काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो स्किल है कि नहीं। एज पर द रिक्वायरमेंट वो स्किल पर्सन हो, उसी को एम्प्लॉय किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ देखना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि हमें कोई डाटा एंट्री का वर्क करना है और हमने ऐसे बंदे को लगा दिया हुआ है जिसे कि डाटा एंट्री या कंप्यूटर का नॉलेज नहीं हो, तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। तो ये चीज़ भी चेक करना है। तो एक हमारा ये था कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैटर था। दूसरा चीज़ इसमें क्या होना चाहिए, एक जनरल डिज़ाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, जनरल डिज़ाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट, ये भी प्रिपेयर और रिलीज होना चाहिए। इसे भी मतलब कि कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक तो प्रिपेयर हो, रिलीज हो। दूसरा ये कि इसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस जो है वो जो भी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ यूजर है या डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है उसके द्वारा एक्नॉलेज किया गया है कि नहीं किया गया है। जो इसे रिव्यू कह सकते हैं, इसकी रिव्यू स्टीयरिंग कमेटी या साइन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया है, इन सब चीज़ों को चेक किया जाना चाहिए। तो ये दूसरा है जनरल डिज़ाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये जैसे कि एक्चुअल रिसोर्स यूज्ड इन सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट में एक्चुअल रिसोर्सेज को यूज किया गया है वो एक्चुअल रिसोर्स क्या है उसको वेरीफाई करना। जो भी अपडेट बजट या शेड्यूल, चूँकि बजट शेड्यूल अपडेट होता रहेगा हर स्टेज में, तो क्या ये कॉस्ट जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसके तहत है कि नहीं। और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ये हमेशा अपडेट होता रहेगा फ्रॉम द प्रीवियस स्टेजेज में जो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, है ना। इस पॉइंट को हमने डिस्कस कर ही लिया हुआ है। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक किया जाना चाहिए।
इसकी रिव्यू होनी चाहिए स्टीयरिंग कमेटी या साइन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है एक हमारा तीसरा है सिस्टम प्रोसेसिंग कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो सिस्टम प्रोसेसिंग कंट्रोल स्पेसिफिकेशन है उसको या ऐसे सिमिलर डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर होना चाहिए, रिलीज किया जाना चाहिए, उसकी कंप्लीटनेस एक्यूरेसी चेक होनी चाहिए, है ना। तो ये कंप्लीटनेस एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या है, इसको हम एक अलग से टॉपिक में इसको हम कवर कर लेंगे। इसके बाद एक और हमारा मतलब ये कह सकते हैं कि एक और इसके अंतर्गत हमें चेक की ज़रूरत होती है कि सिस्टम, ये तो खैर ज़रूरी है क्योंकि हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो हमने डिज़ाइन फाइनल कर लिया है तो वो ऑपरेट जो है वो इफ़िशिएंटली ऑपरेट करे और इफ़ेक्टिवली ऑपरेट करे, इन चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। तो जो मतलब ओवरऑल सिस्टम का मैनेजमेंट कंट्रोल से रिलेटेड है तो उसके स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट जो है या ऐसे कोई सिमिलर डॉक्यूमेंट वो भी तैयार किए जाने चाहिए और प्रिपेयर होने चाहिए, और उसमें एटलीस्ट क्या चीज़ मेंशन होना चाहिए, इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। तो हमने इसमें चार चीज़ों को देखा। लास्ट से ही शुरू कर लेते हैं कि एक तो सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट या ऐसे सिमिलर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर और रिलीज होने चाहिए जिसमें कि इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस और इकोनॉमी को एड्रेस किया जाना चाहिए। एक हमने इससे पहले देखा था सिस्टम प्रोसेसिंग कंट्रोल स्पेसिफिकेशन और सिमिलर डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए और इसको रिलीज किया जाना चाहिए, और इसमें कंप्लीटनेस, इसमें किन किन चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए, तो कंप्लीटनेस को, एक्यूरेसी को, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑथराइजेशन, बैकअप, रिकवरी, ऑडिट ट्रायल, इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमने दो चीज़ और देखा, वो चीज़ क्या था, एक हमारा सिस्टम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट था, एक सिस्टम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट था और एक जनरल डिज़ाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट था। तो इसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए, रिलीज किया जाना चाहिए, इसका कंप्लीटनेस एक्यूरेसी चेक होनी चाहिए, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 से रिलेटेड था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई इशू हो तो कमेंट करिएगा, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कोई इशू हो तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।